अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 8 तक क्लियर हो गई। 9 प्रॉपर्टी जो ना सिंपल प्रॉपर्टी है। सपोज अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में कंडीशन ऐसी आ गई कि कोई रो और कॉलम में सपोज 0 0 0 आ गए। मान लो एक रो ये है, बाकी जो दो इसकी रोज हैं वो ये गिवन है। ये मैंने कौन सा डिटर्मिनेंट लिया है? 3/3। मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और यही 9th प्रॉपर्टी है। इफ इन अ डिटर्मिनेंट एनी रो और कॉलम हैज ऑल 0 एलिमेंट्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो कॉमन सेंस की बात है, हम उसी के अलोंग, जैसे इस केस में R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0 आ जाएगी। तो यू कैन से इट इज़ द 0 प्रॉपर्टी। गॉट इट? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 की वाली बात समझ में हम लोगों को आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 10 में सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसका डिटरमिनेंट क्रिएट किया मैंने और वो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा आएगा। डू यू नो डायगोनल मैट्रिक्स? यस और नो? तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें कैसे हो जाएंगे? 0। व्हाट इट? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने ले लिया, ये हो जाएगा 3 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस determinant? The value of the determinant of a diagonal matrix is the product of the elements of the main diagonal। और you can say हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो इसकी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी A11 इंटू A22 इंटू A33। अब मैं कहूँ कि भाई इसको मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो R1 के जब अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो A11 के साथ क्या बचेगा? ये जो प्रोडक्ट बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो फाइनल ये जो है वही आंसर है। यस और नो? -0 और भी सारे 0 ही हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 अगेन वेरी इजी प्रॉपर्टी है ना। तो इसमें सपोज मुझे कोई कहे कि मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसने ऐसे लिख दिया 1 2 3, then what is the value of the determinant of this matrix? Then my answer is 6। और सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है ना वो प्रीवियस प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 10 का एक्सटेंशन आप कह सकते हो। हम लोगों ने ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस देखी थी, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब मैं कहूँ कि आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। सपोज मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट की A11 A12 A13 और ये मैंने 0 0 ले लिया, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पे 0 नीचे है तो ये कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी। व्हाट इट? इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ये। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो ऐसी हो गई, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फिर 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या होगी? मीन्स मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यूज़। कभी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगेन जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी अपनी, प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, वही हो जाएगी। मीन्स योर आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A एंड डिटरमिनेंट B इक्वल है। और किसके इक्वल है ये A11 A22 इंटू A33 इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, कॉमन सेंस की बात है। आप इसको कॉलम फर्स्ट में एक्सपेंड कर दें और इसको रो फर्स्ट में एक्सपेंड कर दें, आंसर अपने पास सेम आ जाएगा।
ओके, प्रॉपर्टी नंबर 12 की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है। इसके स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाई देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर इज मिसिंग, हियर इज द कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट्स। मीनिंग क्या हुआ, सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, वो स्टैंडर्ड मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि इस डिटरमिनेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया गया है, किससे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, सपोज, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका, 3/3। अब एक नया डिटरमिनेंट हमने क्रिएट किया और उस डिटरमिनेंट में करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ गए, मीन्स C11, C12, C13, यहाँ पे C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। अब कोई आपसे ये पूछेगा कि भाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए आप, तो पता है इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट टू पावर, मीन्स जो पहले वाला डिटरमिनेंट है उसकी पावर आएगी n-1, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। और इस केस में मैं तुमसे कहूँ तो इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि मैंने 3/3 का लिया है। सपोज ये n ऑर्डर का होता तो डेल्टा टू पावर n-1 आ जाती। अब एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस देखने में समझ में नहीं आते, ये क्वेश्चन इस मेथड से होने वाले हैं। जैसे हम लोग इसके एक एग्जांपल को क्रिएट करते हैं, तो याद रखा यदि पहले का डिटरमिनेंट में n/n लेता तो न्यू डिटरमिनेंट्स, जिसको मैं कैपिटल D से बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी उसकी पावर क्या आती, n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए अब क्वेश्चन क्या होगा, जैसे सपोज कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a² + x², AB - CX, AC + BX, AB + CX, B² + x², BC - AX, AC - BX, BC + AX, C² + x²। मतलब इतना सा डरावना डिटरमिनेंट, ठीक। और फिर इसके ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। अब ऑप्शन किस कैटेगरी के मिलेंगे, वो 4 ऑप्शन बना देगा और एक ऑप्शन मैं सामने लग देता हूँ यहाँ पर, जैसे हम देखते भी रहेंगे। और सपोज उनमें से एक ऑप्शन कैसा है, वो ये है x C - B -C x A B -A x। एक डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है और जो ऑप्शन है उसमें इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अब एक्चुअली या तो बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता हो, अदरवाइज ये प्रूव करना इतना इजी नहीं है। यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग में निकालूँ कोफैक्टर x के करस्पॉन्डिंग, तो क्या आएगा, x ये आ जाएगा। मीन्स बेसिकली ये जो है ना वो C1 है, ये दिस इज़ द C1, मीन्स ये C1 ये C1 ये बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आंसर सही हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू ये करेक्ट है। अच्छा, अब आप कहोगे सर हम क्या कहते हैं, इसको हम और प्रूव करना चाहते हैं, तो एक काम करो, एक 2/2 का कोई सिंपल सा अपना काम 2/2 में करते हैं हम लोग। लेकिन 2/2 में तुम्हें जजमेंट हो नहीं पाएगा, कोफैक्टर से इधर उधर से आएंगे, डेल्टा स्क्वायर भी चेंज करोगे तो हो जाएगा, तो अपन मजबूरी में 3/3 पे जाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। 301 और एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट अच्छा सा लेते हैं जिसकी वैल्यू छोटी सी निकल के आएगी और देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिया 400, सस्ते में काम करते हैं, ठीक। सपोज ये डिटरमिनेंट है, इसको मैंने A मान लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू इजीली कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड कर देंगे 8 आ जाएगी। गॉट इट, बढ़िया बात है, 3/3 का भी है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालते हैं, वो यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक न्यू डिटरमिनेंट जिसको मैंने B बोल दिया, वो मैंने यहाँ क्रिएट किया,
क्या है, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, C11 यानी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 0। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, पोजीशन क्या है ये 1 2, तो ये आएगा -4 यानी 4 आ जाएगा। -1 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर अगेन 0 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 के करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो मैं ये 0 आ जाएगा। ओके 0 के करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो मैं इसका मल्टीप्लाई और इधर होगा इसका -4 और पोजीशन क्या है 2 2 है तो -4 ही रहेगा भाई। इसके करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो ये आएगा -8 लेकिन +8 हो जाएगा, ठीक है। 4 के करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो ये आएगा, पोजीशन क्या है 3 1, तो ये 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर। 0 के करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो ये आएगा 1 +3 यानी 4 और पोजीशन है तो -4 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग बात करूँगा तो ये आएगा 0 के करस्पॉन्डिंग, पोजीशन 3 3 है, 0 -6 तो ये आ जाएगा -6। गॉट इट। चलिए कुछ गलती होगी तो समझ में भी आ जाएगी। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात करें तो इसको C1 के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर, तो 2 के साथ क्या आएगा, बेसिकली कितनी आनी चाहिए, द डिटरमिनेंट ऑफ B शुड बी 64 मीन्स 8 स्क्वायर 64 आना चाहिए आंसर। तो क्या आंसर 64 आता है या नहीं आता है ये चेक करना भाई, नहीं आता है तो मना कर देंगे, इतनी सी बात है। तो C1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 8 × 4 है ना, 32 - 0 तो ये 64 आ गया, मीन्स यू आर राइट। ओके, एक प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं, उसमें कंडीशन क्या है, इफ़ A and B are two matrix of same order, ठीक है। ऑफ सेम ऑर्डर, सपोज दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्या करेंगे, A × B एक मैट्रिक्स ही निकालेंगे, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट और ये कहेंगे प्रूव ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B। इस वाली बात को हमें चेक करना है, कर लेते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स A ली और 2×2 की ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स B ली, क्या लें, -1 0 2 3, मान लो ये ले ली, गॉट इट। चलो ठीक है, फिर AB निकाला तो RC रूल लगा दिया, R1 C1 तो -1 और ये आ जाएगा 3, फिर R1 C2 आ जाएगा 6, फिर R1 ख़त्म हो गया, R1 C2 ख़त्म हो गया। अब R2 C1 ले लिया, -3 और 8 5 आ जाएगा, और फिर R2 12 आ जाएगा, गॉट इट। फिर निकाला AB का डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू आएगी 12 × 3 -5 × 6 मीन्स 36 - 30, 6 आ गई, जो भी आई है भाई आई है, ठीक है। चेक करो यहाँ तक का काम सही है, सही तो है। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट A की वैल्यू, तो मैट्रिक्स A से डिटरमिनेंट A निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 6 ये आ जाएगी -2। डिटरमिनेंट B की वैल्यू निकाली, वो कितनी आएगी, वो आएगी -3। इनका मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आ गया, मीन्स यू आर राइट, प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट। तो भाई हम लोगों को ये जो करेक्ट प्रॉपर्टी मिल गई है ये वाली, ये याद रहेगी और कहीं हमें अप्लाई करनी हो तो कर लेंगे हम लोग, गॉट इट। इतनी सी इजी बातें हैं बस हमारे पास। इस प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर देंगे, इसको मैं कहता हूँ फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब क्या मीनिंग है इस फैक्टराइजेशन का वो समझते हैं।
प्रॉपर्टी। सपोज अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है ना, और उस डिटर्मिनेंट में मतलब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब क्या किया, इफ कंडीशन सुनना, इफ आर रोज ब्रैकेट में लिख लो कॉलम्स, स्पेलिंग ध्यान दें, इफ आर रोज और कॉलम्स। अच्छा, रोज होंगे या फिर कॉलम्स होंगे, एक ही बात है, मतलब एक बार में एक ही होगा, रोज ले लो या कॉलम्स ले लो आप। विकम आइडेंटिकल, when small a is substituted for x, then x minus a to power r minus 1 is a factor of given determinant, is a factor of given determinant। क्या मीनिंग है भाई इसका? मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसमें x इन्वॉल्व है, x आ रहा है। अब x के प्लेस पर a रखने पर, ये दोनों वेरिएबल हैं, है ना, मैंने x और a यहाँ सिंबल लिए हैं इन, और x और a का मीनिंग क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मुझे इस एग्जाम्पल की हेल्प लेनी पड़ेगी। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सपोज ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब मैंने किया क्या, इस सेटअप में इसमें x को y से रिप्लेस कर दिया। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये मत समझना वहाँ पे a और x ही मिलेगा। तो x को y से रिप्लेस करने पर होगा क्या, यदि मैं तुमसे कहूँ कि x के प्लेस पर y रख दिया तो यहाँ x और x हो जाएगा। मीन्स उस केस में कॉलम C1 और C2 कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, यस और नो। तो कितने कॉलम आइडेंटिकल हुए, 2 कॉलम्स। तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होने का मीनिंग क्या हुआ, x माइनस वाई टू पावर 2 माइनस 1 विल बी ए फैक्टर, वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, यस और नो। ऐसे ही मैं y इक्वल्स टू z रख दूँ तो मैं क्या कहूँगा कि भाई y माइनस जेड भी एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही मैं z को x से रिप्लेस कर दूँ तो x माइनस जेड भी एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, आपका जो ये डिटर्मिनेंट था ना, इसकी वैल्यू, इसके फैक्टर्स क्रिएट हो गए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये सारे फैक्टर आ गए। अब कोई मुझसे कहेगा कि इसकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो, वैल्यू निकालो, तो पता है मैं एक्सपेंड ही नहीं करूँगा। यदि ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ देखा इसके डायगोनल में, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है ये भाई, डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और देखा कि मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू वाई टू पावर 1 इंटू जेड टू पावर 2 हो गई। मीन्स वेरिएबल की पावर समीशन कितना है, 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, बेसिकली 3 ब्रैकेट्स हैं, तो वेरिएबल की पावर का समीशन कितना है, 3 है। मीन्स अब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो हो सकता है कोई नंबर एक्स्ट्रा यहाँ आ रहा हो, यहाँ पर हो सकता है मैं k नंबर 1 लिख दूँ, ये एक्स्ट्रा हो सकता है, बाकी वेरिएबल्स तो बस इतने ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि इस k नंबर को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए भी इजी सा मेथड है। देखिए, अब समझदार बच्चे जो हैं वो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, ये बन जाएगा एक आइडेंटिटी। मीन्स दिस सेटअप इज इक्वल्स टू दिस सेटअप फॉर ऑल एक्स वाई जेड। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं x को 1, y को 2, जिससे कि भाई आंसर मेरा आ जाए, सब कुछ जैसा ना हो जाए 0 0 आ जाए। y को या फिर -1 रख लो, y को -1 और z को 0 रखता हूँ सपोज। तो देखता हूँ कि राइट हैंड साइड क्या बनना है,
तो ये बनेगा k टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 -0 और यहाँ आ जाएगा 0 -1, यानी इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो भी आ जाएगा अपने पास 2k। ये तो राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो 1 1 1 और यहाँ आ जाएगा 1 -1 1 और यह आ जाएगा 1 0 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ एक्सपेंड करेंगे इसमें C3 में, तो 1 के साथ आएगा 1 + 1 यानी 2, मीन्स यू कैन से 2 = 2k, द वैल्यू ऑफ k = 1। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ओनली x - y, y - z, z - x। तो इजीली आंसर आ गया, बिकॉज k की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, यहाँ पर 1 निकाल दी। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तुम लोग इनको एक्सपेंशन से करोगे। और इसको मैं बोलता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंट बात क्या पता है, ओनली एप्लीकेबल इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव में, बोर्ड में तो ये अप्लाई नहीं करनी है हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी होंगे ना, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर्स को टिक कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ना करे CBSE भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेने लगे, जैसा कि अभी चल रहा था, तो उस केस में ये अच्छा क्वेश्चन होगा और हम इजीली सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। ओके।